आज के डेट में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सिर्फ 3.5% है, जो कि सबसे लोवेस्ट है टॉप अब्रॉड स्टडी डेस्टिनेशन। वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क राइट है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, साथ साथ पाथवे टू पीआर भी है। फिर भी काफ़ी कम बच्चे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के प्रोज एंड कॉन्स पे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कितने इंटेक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेजरली 3 इंटेक होते हैं, जिसमें फरवरी, जुलाई और नवंबर रहता है। फरवरी उसका सबसे बड़ा इंटेक माना जाता है। बाकी जितने भी टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है, हमने देखा है कि वहाँ पे सितंबर, जनवरी और मई इंटेक रहता है। सेकेंड चीज है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अब जनरली हमने देखा है कि जितनी भी टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे एक फिक्स टेन्योर का आपको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक का वर्क परमिट मिलता है, जो कि डिपेंड करता है कि भी आप किस एरिया में पढ़ने जाते हो। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरी कंट्री को 3 अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है कि टियर 1 सिटी, जैसे कि सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न। इसमें अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको 3 साल तक का वर्क परमिट मिलेगा। सेकेंड आता है कि रीजनल एरियाज, जैसे कि हो गया एडिलेड, पर्थ। अगर आप इसमें पढ़ने जाते हो तो आपको 4 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। और थर्ड आता है कि रिमोटली रीजनल एरिया, अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हो तो आपको 5 साल तक का भी वर्क परमिट मिलता है। तो आप कहाँ पढ़ने जाए, अब कन्फ्यूजन ये हो गया। हम यहाँ पे आपको थर्ड चीज़ बताएंगे कि आपको कहाँ पढ़ने जाना है। वो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के हिसाब से नहीं, आपकी स्किल ऑक्यूपेंसी लिस्ट के हिसाब से डिसाइड कीजिए। स्किल ऑक्यूपेंसी लिस्ट वो चीज़ है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने स्टेट या प्रोविंस के हिसाब से एक लिस्ट इश्यू करता है कि हमें ये स्किल्स के इतने लोग चाहिए, और उसी हिसाब से वो लोग उतने ही लोगों को वहाँ बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग का जो कोर्स है वो मेलबर्न और सिडनी के स्किल ऑक्यूपेंसी में नहीं आता है। लेकिन वही मार्केटिंग का रोल, सेम जॉब प्रोफाइल अगर आप एडिलेड में अप्लाई करते हो तो वो स्किल ऑक्यूपेंसी लिस्ट में आता है, जो कि आपको आगे जाके आपकी सेटलमेंट, आपको पीआर में भी सपोर्ट करेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने वीजा प्रोसेस के लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है, लेवल 1, 2 और 3, जिसमें लेवल 1 वो लो रिस्क जोन में आता है और लेवल 3 हाई रिस्क जोन में आता है। इंडिया अब तक लेवल 3 में आता था, अब वो चेंज होकर लेवल 2 में आ गया है। जिसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसमें हमें रिलैक्सेशंस मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम हुई है, फिनांस की रिक्वायरमेंट कम हुई है। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के अंदर भी एक अलग से कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है, जैसे कि हमें फंड्स नहीं दिखाना है, हमें आइल्स का एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। जैसे कि हम बात करें कि वीज़ा प्रोसेस के लिए प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया में जीटीई मतलब जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट हुआ करता था, जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती थी जो कि हमें वीज़ा पर्पस के लिए फुलफिल करनी होती थी। लेकिन अब उन्होंने वो भी चेंज करके यहाँ पे जीएस डाल दिया है। जीएस है जेन्युइन स्टूडेंट, जहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ कर दी है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये मैंडेटरी एक छोटा सा एग्ज़ाम जैसा हो गया है, जहाँ पे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। साथ साथ आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है, वो कोर्स आपने इंडिया में जो स्टडी किया है और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी करने जा रहे हो, उन दोनों के बीच में अलाइन होगा या नहीं। आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का, आप ये कोर्स पढ़ोगे, उसके बाद के आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, और इंडिया आके ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा आपका करियर सेट करने में। ये सारे सवालों के जवाब आपको जीएस में देने होंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी फंड, मतलब कि आप अपना स्टडी कैसे स्पॉन्सर कर रहे हो, वो भी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे देना है। मतलब सेटिस्फैक्टरी फंड शो करना होगा। आपका फंड शो नहीं करना है, आप लेवल 2 में हो, ये रिक्वायरमेंट हो गई आपकी यूनिवर्सिटी की। लेकिन जीएस के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको फंड दिखाना रहता है। और साथ ही साथ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी रहती है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का आपको यहाँ पे प्रूफ देना होता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपका वीज़ा अटक जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जीएस की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आपका वीज़ा लग ही जाए। प्रीवियसली हमने हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि जीटीई की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए एक कैप लगाया हुआ है। अगर हम 2026 की बात करें
तो उन्होंने 2,95,000 का उन्होंने यहाँ पे कैप दिया हुआ है। मतलब कि 5 लाख स्टूडेंट्स भी अगर अप्लाई करेंगे तो 2,95,000 स्टूडेंट्स का वीज़ा लगेगा, 2,05,000 स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं लगेगा। सो आप जब भी अपनी फाइल प्रिपेयर करते हो, बहुत ही प्रिसाइसली आप प्रिपेयर करो और उसके बाद ही आप वीज़ा प्रोसेस के लिए उसको सबमिट करो। और ये पूरी प्रोसेस के लिए अगर आपको कोई भी एक्सपर्टाइज गाइडेंस चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए तो आप श्रीहरि की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। साथ साथ वहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने ऑक्यूपेशन लिस्ट की लिंक भी डाली हुई है। सो अप्लाई करने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि आपको कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। सो दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो आपकी इंडियन स्टडी से अलाइन हो। साथ साथ आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपका फंड के डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही अपनी फाइल लगाओ तो यहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए श्रीहरि का यूट्यूब चैनल।